हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायो क्लास में आज फिर स्वागत है। तो देखिए, जो सभी बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी ये बायो की क्लास है 12th स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर नई एनसीईआरटी की बात करते हैं तो मेरा चैप्टर फर्स्ट है, अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं तो मेरा चैप्टर नंबर 2 है। तो मैं इसकी 2 कक्षाएं पढ़ा चुका हूँ, आज मेरी तीसरी क्लास है। तो हमें इस चीज़ को पढ़ना है और यहाँ पर यही है, स्टेप्स मेरे छोटे होते हैं, छोटे स्टेप्स को समझना आसान होता है और हम धीमे धीमे किसी भी स्टेप्स को पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें सही तरीक़ा से समझ में भी आती है। तो आज हम बात करते हैं अपने इस लेक्चर 3 की। तो लेक्चर 3 की बात करने से पहले थोड़ा हम ये देखेंगे कि हमने इससे पहले लेक्चर 2 में क्या पढ़ाया है। तो हमने इससे पहले लेक्चर 2 में देखिए, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था स्पोरोजीनियस टिश्यू। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको स्पोरोजीनियस जो टिश्यू होती है उसके अंदर में मैंने म्यूसिस पढ़ाई थी। तो म्यूसिस से यहाँ पर क्या है, 2 बार हमारी म्यूसिस हुई। तो 2 बार म्यूसिस होने से के बाद यहाँ पर क्या, मुझे 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड टेट्रा मिली, यानी कि मुझे बहुत 4 माइक्रोस्पोर सेल्स मिली जो कि हैप्लॉइड हैं। ये सब क्या हैं, हैप्लॉइड, जो कि क्या थी, हैप्लॉइड। तो ये आपस में जुड़ी हुई थी एक कैलोस के द्वारा, ये आपस में जुड़ी होती है कैलोस के द्वारा। अब हमें इससे थोड़ा आगे देखना है कि जो हमारी यहाँ पर जब 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड टेट्रा बना है, जो हमारी 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स बनी है, इससे हमें अब थोड़ा आगे देखना है। तो देखिए, हमें आगे के लिए अब हमें ये देखना है कि जो मेरी माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स थी, जो कि वहाँ पर 2 बार म्यूसिस होने के बाद बनी थी, आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं, तो जो मेरी हैप्लॉइड सेल्स थी, तो अब उस हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या हुआ, अब वो हैप्लॉइड धीमे धीमे क्या, उसके अंदर वैक्यूलेशन होगा, यानी उसके अंदर अब वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसमें जब मेरी वैक्यूल बनेगी तो उसमें वैक्यूल का साइज क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वैक्यूल्स बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या, एक वैक्यूल्स बनती जा रही है। तो यहाँ पर वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, लार्ज वैक्यूल। तो वैक्यूल का साइज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वैक्यूल। तो इंक्रीजिंग होते हुए तो क्या हुआ, वो मेरी वैक्यूल थी, वैक्यूल बड़ी होने की। और जो मेरे पास जो न्यूक्लियस था, जो उस समय पे मिडिल में था, अब उस वैक्यूल के बन जाने से, इस वैक्यूल्स के फॉर्मेशन हो जाने से, यानी कि इसके साइज को इंक्रीज हो जाने से, जो मेरी सेल थी उस सेल्स के अंदर वैक्यूल का साइज ज़्यादा हो गया। जब वैक्यूल का साइज उसमें ज़्यादा हो गया तो जो मेरा न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस क्या, एक पेरिफेरल साइड पर आ गया या किनारे पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो पेरिफेरल साइड पर चला आता है। तो न्यूक्लियस मेरा पेरिफेरल साइड पर आएगा। अब धीमे धीमे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का। जैसे ही धीमे धीमे आगे होगा तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपको, हमारा यहाँ पर ये वैक्यूलेशन है, तो मेरा यहाँ पर क्या, स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगा। अब धीमे धीमे करके क्या होगा, जो मेरा न्यूक्लियस था वहाँ पर अब मेरा क्या, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो स्पिंडल का फॉर्मेशन होने के अब मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बाद माइटोसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस। तो धीमे धीमे जब कोई सेल्स होती है, उस सेल्स में वैक्यूलेशन होता है, यानी कि उसके जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल का जब साइज बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ने के बाद क्या हुआ, मेरा जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस किनारे पर पहुँचेगा, क्योंकि ज़्यादातर सारे जगह तो वैक्यूल ने घेर ली। अब वहाँ पर नीचे क्या हुआ, कुछ समय बाद देखें तो क्या, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगा। अब धीमे धीमे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगी, माइटोसिस। अब जब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जाकर जब इसमें माइटोसिस होगी, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मेरी माइटोसिस हो रही है,
अब हमें यहाँ पर देखें तो माइटोसिस जब होगी तो उस माइटोसिस में इस प्रकार से होगी, उसमें एक अनइक्वल डिवीजन होगी, यानी अनइक्वल सेल्स की डिवीजन। अब वहाँ पर एक सेल तो बड़ी बन रही है, एक सेल तो बन रही है बहुत बड़ी, ठीक, एक सेल तो बन रही है मेरी बड़ी और एक सेल बन रही है छोटी। तो एक सेल बन रही है मेरे पास छोटी और एक सेल बन रही है बड़ी। तो जो मेरा माइक्रोस्पोर बना था, पोलन ग्रेन्स का जो बना था मेरा माइक्रोस्पोर, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, अब उसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, यानी माइटोसिस से क्या अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सेल तो बन गई मेरे पास बड़ी और एक बन गई छोटी। तो छोटी वाली सेल्स को कहते हैं हम जेनरेटिव सेल या जर्म सेल। तो जो मेरी छोटी सेल बन रही है उसे हम कहते हैं जर्म सेल या जेनरेटिव सेल। अब जो मेरे पास बड़ी बन रही है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ये ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी आगे जाकर के, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। अब मैं इस सेल की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास ये बड़ी है तो इस सेल में सबसे पहले क्या है, अगर वेजिटेटिव सेल्स की बात करते हैं तो लार्ज साइज में बड़ी है काफी, तो ये क्या है लार्ज साइज्ड। अब लार्ज साइज होने की वजह से क्या है, तो इसका मतलब हैव लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस भी है तो वो इर्रेगुलर शेप्ड है, यानी कि उसकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर शेप्ड का मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस। और दूसरी बात, इसके अंदर जो बड़ी वाली सेल है, यानी कि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू अबाउट वेजिटेटिव सेल। अगर वेजिटेटिव सेल्स के अंदर देखूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पर फूड का क्या मिल रहा है, स्टोरेज। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, फूड का स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या मिल रहा है, लार्ज साइड की है। उसके अलावा देखते हैं हैव मोर अमाउंट साइटोप्लाज्म। भैया जब वेजिटेटिव सेल बड़ी है तो साइटोप्लाज्म में उसमें अधिक हुआ, तो भैया जब बड़ी है तो यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म क्या है, अधिक है। यही तो लिखा है मोर अमाउंट साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, अधिक है, साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक है। अधिक बड़ी सेल है तो बड़ी सेल है तो उसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा, तो मोर साइटोप्लाज्म। उसके अलावा हम देखते हैं, उसके अलावा देखिए क्या लिखा है, उसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए टू फॉर्म्स पोलन ट्यूब्स। अब ये क्या करेगी, फिर धीमे धीमे आगे जा करके अब ये इन फ्यूचर पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेगी। तो ये वाली जो मेरे पास सेल है ये आगे चल के प्यारे बच्चों पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। यही देखो इसके बारे में लिखा है, लार्ज साइज हैव ए लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ये इरेगुलर शेप्ड है न्यूक्लियस, ठीक, इसमें थोड़ा हो गया इरेगुलर शेप्ड। उसके अलावा रिजर्व फूड, उसके बाद मोर अमाउंट साइटोप्लाज्म, यहाँ पर अधिक है, बड़ी सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म भी अधिक है। ये छोटी सेल है तो यहाँ साइटोप्लाज्म कम है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म क्या है, अधिक है। उसके अलावा ये आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। अब हम बात करते हैं जेनरेटिव सेल्स की। तो जेनरेटिव सेल्स के मामले में देखते हैं, पहली बात स्मॉल सेल है, वो बड़ी है, ये छोटी है। अगर हम बात करते हैं ये छोटी है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर सेल्स के अंदर में जो साइटोप्लाज्म भरा है ये उस साइटोप्लाज्म में क्या तैरती रहती है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, तैर रही है। तो ये छोटी सेल है तो ये साइटोप्लाज्म में ही तैर रही है, वो बड़ी थी। इसके अलावा इट डिवाइड्स, जब यह डिवाइड होगी टू फॉर्म्स टू मेल गैमीट्स, जब यह डिवाइड होगी माइटोसिस प्रोसेस से तो ये दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। तो दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, मेरे पास छोटी सेल कर रही है जिसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, दो मेल गैमीट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन माइटोसिस प्रोसेस से इनसाइड द पोलन ट्यूब। जो मेरी पोलन ट्यूब लंबी 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 बनेगी ना, वहाँ पर दो मेल गैमीट मिलेंगे आपको और एक यहाँ पर इसका अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी इस प्रकार जो पोलन ट्यूब है वहाँ पर दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसे थोड़ा आगे ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के, ये पॉइंट्स हैं इसे ध्यान रखने के, ठीक। अब यहाँ से इस कंडीशन में आ गई
जब ये यहाँ से इस कंडीशन में आती है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मेरे पास जो सेल्स है, सेल्स ने अपना काम किया, माइटोसिस के द्वारा जब वो आगे बढ़ी तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे बाहरी लेयर जो है आपको बहुत कटीली दिख रही है, स्पाइनी दिख रही है, ये है आपकी एक्साइन वाल। तो ये है आपकी एक्साइन वाल, यहाँ तक तो देखिए पूरी है, यहाँ पर इसमें क्या बना हुआ है, एक पोर। तो यहाँ पर क्या है, एक्साइन वाल फुल है, इसका मतलब यहाँ पर कटी हुई है, पूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर इसे पूरी नहीं है तो इसे हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसके अंदर मुझे मिल रही है, ये देखिए इसके अंदर मिल रही है मुझे क्या, इंटाइन। तो इंटाइन पूरी की पूरी है, देखिए पूरी की पूरी, ये कहीं पर कटी फिटी नहीं है। तो इंटाइन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अंदर मिल रही है मुझे इंटाइन और सबसे आउटर में मिल रही है मुझे एक्साइन जो कि कटीली है, ये देखिए कांटे लगे हुए हैं, ये कटाइन मिल रही है। अब इसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, इसके अलावा देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल, ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ट्यूब सेल का एक न्यूक्लियस। तो मेरे पास उससे आगे जाकर के जब सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक तो एक्साइन वाल मिल रही है देखने के लिए, उसके अंदर मुझे इंटाइन वाल मिल रही है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है और यहाँ पर ट्यूब सेल का मुझे न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्या हुआ, मेरे ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने लगा। तो मेरे पोलन ग्रेन्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं, अब हम मुझे यह देखना है आखिर में कि जो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं, अगर हम उस पोलन ग्रेन्स की कंडीशंस को देखें तो पोलन ग्रेन्स की अगर हम सेटिंग देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स की वह कौन सी अवधि होती है, किस प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स कब गिरते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास देखने के लिए अगर मैं 60% एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ, यानी कि 60% प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि यहीं पर इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो 60% ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें 60% ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड स्टेज। जब हमारा कोई पोलन ग्रेन्स बन रहा है तो उस पोलन ग्रेन्स के अंदर केवल 2 सेल बन रही हैं। तो ये मेरा पोलन ग्रेन्स जब बना धीमे धीमे करके, तो इस पोलन ग्रेन्स के अंदर देखिए एक सेल ये है, एक सेल है, यानी कि ये 2 सेल की स्टेज तक पहुंचा। जैसे ही इसके अंदर 2 सेल बनी तो 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्लावरिंग में जहाँ से क्या हुआ, वो गिर जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट से क्या हुआ, वो मुक्त हो गई, प्लांट से वो गिर गई। तो 60% प्लांट्स ऐसे हैं, 60% प्लांटों के जो पोलन ग्रेन्स होती उसमें 2 सेल का निर्माण हुआ और वो गिर गए। तो ऑल ओवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 60% है, यानी कि 60% का आंकड़ा है। तो 60% प्लांट ऐसे होते हैं जब 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि उसका एंथर क्या होता है, वो डाइजेशन से हो जाएगा, इस पर तो वो गिर निकल जाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं 2 सेल स्टेज पर। तो पोलन ग्रेन्स क्या है, उसका एंथर क्या है, जब 2 सेल बनी तो उनके एंथर का डाइजेशन हो गया, जब डाइजेशन हो गया तो वो क्या 2 सेल की स्टेज है वहीं पर निकल गई, वहीं पर वो क्या है, वो रिलीज हो गए। और 40% प्लांट ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, एंड 40% प्लांट पॉलिनेशन होता है उसमें 3 सेल्ड स्टेज। तो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर 40% प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होता है उसमें 3 सेल का स्टेज, उसमें 3 सेल बन जाती हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर मुझे 3 सेल देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर कितनी मिली, 3 सेल्ड स्टेज। तो ये क्या है, 3 सेल्ड स्टेज। अब यहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज बनी जब यहाँ पर पूरी 40% प्लांट ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें एक सेल्स के अंदर में जो पोलन ग्रेन्स की जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर यहाँ पर 3 न्यूक्लियस बन रहे हैं। तब क्या हो रहा है, तब उसके एंथर का डाइजेशन हो रहा है और वो रिलीज हो रही है। तो 40% पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड एट 3 सेल्ड स्टेज, और हम बात करते हैं और 60% पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज। तो 60% जो प्लांट होते हैं उन 60% प्लांट में ये लिखा है 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज हो रहे हैं,
और 40% 3 सेल स्टेज पर रिलीज हो रही है। यहाँ पर 3 सेल पे। अब इस 3 सेल में देखता हूँ तो ये तो मेरे पास वेजिटेटिव सेल है, ये है मेरे पास वेजिटेटिव सेल, और दूसरे मेरे पास क्या बन के तैयार हुए यहाँ पर मेल गैमीट। तो ये क्या है मेरे मेल गैमीट, तो 2 मेल गैमीट। अब यहाँ पर 2 तो मेल गैमीट बन गए और यहाँ पर क्या बन गया एक वेजिटेटिव सेल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये मेरी 3 सेल्ड स्टेज है। तो 3 सेल्ड स्टेज में क्या है, एक वेजिटेटिव सेल्स है और 2 मेल गैमीट्स मुझे मिल रहे हैं। और वहीं पर 60% जब 2 सेल्ड स्टेज, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे एक वेजिटेटिव सेल मिल रही है और एक जनरेटिव सेल मिल रही है। तो एक है मेरे पास वेजिटेटिव सेल, एक है मेरे पास क्या वेजिटेटिव सेल, और एक है मेरे पास क्या जनरेटिव सेल। भैया जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव दोनों मिल गई तो 60% प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, एंथर का डाइसेंस हुआ और ये चीज़ क्या यहाँ पर रिलीज हो गई। अब यहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज आएगी। 3 सेल्ड स्टेज में क्या है, एक वेजिटेटिव स्टेज है और 2 मेल गैमीट है। तो यहाँ पर क्या पोलन ग्रेन्स रिलीज होगी क्योंकि एंथर का डाइसेंस हो गया। तो हमें यहाँ पर देखिए यही चीज़ समझनी है, हमें इस पर ध्यान देना है। तो हमें ये चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके 2 सेल्ड स्टेज पर हो जाते हैं, और बाकी 40% एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एंथर का डाइसेंस होता है और वहाँ पर क्या होता है पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है 3 सेल्ड स्टेज पर। तो मुझे 3 सेल्ड स्टेज पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास ये पोलन ग्रेन्स है, मैं 2 सेल्ड स्टेज की बात कर रहा हूं। मेरे पास है एक पोलन ग्रेन्स, मेरे पास है पोलन ग्रेन्स। अब मैं पोलन ग्रेन्स का देखता हूं तो सबसे बाहर मुझे यहाँ पर एक देखने के लिए क्या मिलती है, एक्साइन। तो ये बाहर की साइड पर जो है स्पाइनी, तो ये क्या है इसकी एक्साइन वाली बाहर की साइड पे एक्साइन। इसके अंदर देखते हैं तो अंदर मुझे ये वाली क्या मिल रही है, इंटाइन वाली। यानी कि बाहर वाली है हमारे पास ये एक्साइन वाल और अंदर वाली है ये वाली क्या इंटाइन, 2 वाल है। अगर किसी पोलन ग्रेन्स की अगर बात करते हैं बोथ एक्साइन और इंटाइन कलेक्टिव अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो हम इसे कहते हैं स्पोरोडर्म। तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पोरोडर्म। बोथ आर प्रेजेंट एक्साइन एज वेल एज इंटाइन। अगर दोनों ही इसकी बाल प्रेजेंट होती है किसी पोलन ग्रेन्स की तब हम उसे कहते हैं स्पोरोडर्म। तो ये चीज़ क्या है, ये दोनों ही हार्ड पार्ट है। एक्साइन और एंटाइन क्या है, एक हार्ड पार्ट है। ठीक, ये क्या है हार्ड पार्ट। तो अब मुझे यहाँ पर एक देखिए मिल रही है जनरेटिव सेल जिसे हम जर्म सेल कहते हैं, एक है मेरे पास क्या वेजिटेटिव सेल। अब इसकी जो देखते हैं एक्साइन की, तो एक्साइन की जो बाल है यहाँ पर मुझे एक पोर मिला दिखने के लिए। देखिए ये है पोर, तो पोर कहाँ प्रेजेंट है, एक्साइन बाल पर। तो एक्साइन बाल क्या है, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैं इसे देखता हूँ यहाँ पर तो ये मुझे एक कंटिन्यूस बाल दिख रही है, एक कंटिन्यूस लेयर दिख रही है। तो ये कहीं पर भी टूटी फूटी नहीं है, तो ये कहीं पर टूटी नहीं है, ये कंटिन्यूस है। लेकिन मैं इसे एक्साइन को देखता हूँ जो स्पाइन है, स्पाइन यहाँ तक तो पूरी आ रही है लेकिन यहाँ पर इसके बीच में क्या पोर है, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। इसे हम देखेंगे थोड़ा अभी। तो वो चीज़ डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। अगर हम स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन्स का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। अब मुझे देखना है कि आखिर में जो मेरी एक वेजिटेटिव सेल है, एक है मेरे पास वेजिटेटिव सेल जैसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। तो ये है मेरे पास ऊपर वाली बड़ी वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली है मेरे पास जनरेटिव सेल जिसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल को देखते हैं लार्ज साइज। पहली बात क्या है, ये लार्ज साइज की है। दूसरी बात, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या फूड रिजर्व होता है, इसमें इर्रेगुलर शेप क्या मिलता है मुझे, न्यूक्लियस। तो मुझे यहाँ पर न्यूक्लियस मिल रहा है तो उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है।
तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेगुलर शेप न्यूक्लियस। और आगे जाकर के क्या होगी ये, बिल फॉर्म। इन फ्यूचर बिल फॉर्म क्या होगी ये, पोलन ट्यूब। तो यहाँ से मुझे ये कर आगे जाकर के या पोलन ट्यूब बनाएगी। अब जनरेटिव सेल ये स्मॉल साइज की होती है, बिल फॉर्म 2 मेल गैमीट्स बाई माइटोसिस प्रोसेस। ये आगे जाकर क्या 2 मेल गैमीट्स बनाएगी। इसमें सेल शेप्ड कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं। तो ऐसे करके हम ये समझ सकते हैं। ये जनरेटिव सेल एग्जीक्यूटिव सेल में डिफरेंस आ जाए तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं, इसके करेक्टर आ जाए तो करेक्टर भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए कि मेरे पास एक पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर्स है। ये है मेरे पास पोलन ग्रेन और उस पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर है। उस पोलन ग्रेन्स के हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो एक है मेरे पास ये न्यूक्लियस, ये है मेरे पास एक्जाइन। एक्जाइन क्या है, स्पाइनी है, स्पाइनी स्ट्रक्चर है। ये है मेरे पास एक्जाइन, इसके अंदर मुझे मिल रही है इंटाइन। ठीक, एक्जाइन इसके अंदर मुझे मिल रही है इंटाइन। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये इसमें चिपका कैसे है, ये एक कैलोज बाल के द्वारा, एक कैलोज बाल से चिपका हुआ है। और इसके अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर अब न्यूक्लियस मिल रहा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। अब जो एक्जाइन है उस एक्जाइन की बाल पर मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक पोर मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर पोर प्रेजेंट है एक्जाइन की बाल में। तो एक्जाइन की बाल पूरी कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं, देखिए ए पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द, अगर कोई पोलन ग्रेन है वो क्या प्रेजेंट करता है, तो पोलन ग्रेन से हमेशा हम ये बात कहते हैं वो क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि ये एंथर्स के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। तो जो चीज़ एंथर्स के द्वारा प्रोड्यूस हुई है तो वो हमारी एंथर्स क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये भी हमारा पोलन ग्रेन्स बना, ये क्या है हमारा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या हम इसे मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ये स्फीरिकली होते हैं। इसकी अगर हम कंडीशन देखते हैं तो ये क्या है, हमारी स्फीरिकल है। तो वही देखो लिखा है जनरली स्फीरिकल। अगर हम इसमें डायामीटर की बात करते हैं, अगर हम इसकी डायामीटर की बात करें, ये होता है देखिए इसका डायामीटर। अगर मैं इसके डायामीटर की बात करता हूँ तो ये मुझे 20 से लेके 25 माइक्रोमीटर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब बहुत छोटा होता है, 20 से लेके 25 माइक्रोमीटर। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या है, ये भी इज मेड अप 2 लेयर्स, 2 लेयर से मिलकर के बना है। इसकी आउटर वाल को कहते हैं हम एक्जाइन। ये है देखिए मेरे पास आउटर वाल, तो ये है एक्जाइन, ये सबसे बाहर है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, आउटर वाल। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर देखिए 2 चीज से मिलकर बना, एक तो आउटर वाल से, आउटर वाल क्या है, एक्जाइन है, एक है इनर वाल। इनर वाल क्या है प्यारे बच्चों, इंटाइन है। तो 2 वालों से मिलकर के बना है हमारा पोलन ग्रेन्स। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स ड्यू टू द स्पोरोपोलिन। तो पोलन ग्रेन्स को हम काफ़ी दिनों तक इसे जीवाश्म रूप इसे संभाल के रख सकते हैं हम काफ़ी दिनों तक, मगर क्यों, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोलिन, स्पोरोपोलिन की वजह से। अगर स्पोरोपोलिन की वजह से इसे हम काफ़ी दिनों तक हम इसे रख सकते हैं। तो आखिर में ये स्पोरोपोलिन है क्या, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड। इस स्पोरोपोलिन को आप किसी की सहायता, किसी से भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकते बाई एनी एंजाइम्स एंड केमिकल। कोई भी केमिकल हो, कोई भी एंजाइम्स हो, तो स्पोरोपोलिन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं पड़ेगा। अगर किसी पोलन ग्रेन्स के अंदर में स्पोरोपोलिन है तो उसे हम काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं और इसे आसानी से नहीं होगा। इट कैन नॉट बी डिग्रेड, इसे आसानी से हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। ये आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकता है, चाहे कोई एंजाइम्स हो या कोई किसी भी एंजाइम या केमिकल से हम इसे डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब दीज आर फाइन
पाउडरी ग्रेन्युलर मास ऑफ सेल्स, ये किसी भी सेल्स का क्या होता है, एक दिन पाउडरी ग्रेन्युलर मास होता है। तो बहुत छोटे छोटे एक पाउडरी, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे बहुत फाइन पाउडरी ग्रेन्युलर सेल्स के ग्रेन्युलर एक दानेदार होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत पाउडर जैसे बहुत हल्के हल्के दाने होते हैं जो मतलब पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर उसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है तो हम उसे फॉसिल्स के रूप में काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन क्या होती है, उसे फॉसिल्स के रूप में काफ़ी दिनों तक रखने के लिए हेल्प है, क्योंकि उसे आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। स्पोरोपोलिन को क्या होता है, हम आसानी से डिग्रेड नहीं कर सकते, न तो किसी एंजाइम से कर सकते हैं और नहीं हम किसी केमिकल से कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा देखना है कि एक्साइन जो कि हमारी आउटर लेयर है और दूसरी है मेरे पास इंटाइन जो कि इनर लेयर है, बोथ आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। तो इन दोनों से मिलकर की तो हमारा क्या पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स जो है मेरा, तो पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन ग्रेन्स दोनों प्रेजेंट हो, क्योंकि दोनों से मिलकर के मेरा पोलन ग्रेन्स बना है। अब मैं थोड़ा एग्जाम्स के बारे में देखो। पहली बात, स्पाइनस आउटग्रोथ। स्पाइनस आउटग्रोथ होती है तो मान लीजिए ये है, इसके ऊपर ये देखो इस प्रकार के जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया ऐसे करके है, ठीक। तो स्पाइनी आउटग्रोथ होती है। हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, जो कि हमें फॉसिलाइजेशन के लिए हेल्प करती है, काफ़ी दिनों तक रखने में मदद करती है और बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो मेरे पास जो पोलन ग्रेन्स है, उस पोलन ग्रेन्स की जो एक्जाइन है, उस एक्जाइन को सबसे पहले देखता हूँ कि वो एक कटीली है, कांटेदार है, जो मैंने अभी डायग्राम्स दिखाया था आपको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पाइनस से कांटेदार है एंड कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि स्पोरोपोलिन से मिली है। तो स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी है। तो स्पोरोपोलिन क्या है, स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। स्पोरोपोलिन बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को भी क्या, टेम्परेचर का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, टेम्परेचर झेल जाती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हाई टेम्परेचर का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर हम कितना भी स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर एसिड डालें तो भी उस पर नो इफेक्ट, कैन नॉट सी एनी इफेक्ट, वो नहीं दिखाएगी। एल्काली, अगर हम किसी भी एल्काली किसी क्षार का भी उसके पार करें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एंजाइम्स, एंड ए एंजाइम्स, अगर कोई भी एंजाइम्स है उस एंजाइम्स का भी क्या, स्पोरोपोलिन इतना हार्ड पार्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे आप उसे हाई टेम्परेचर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड दो, आप एल्काली दो, उसके अलावा किसी भी एंजाइम्स को आप उसके ऊपर करोगे तो कोई भी आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों कि स्पोरोपोलिन उसके ऊपर प्रेजेंट है, किसके ऊपर, एक्जाइन पर। तो इस एक्जाइन में क्या है, आपको स्पोरोपोलिन मिलेगी। पहली बात ये थिक होती है एंड डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या है, ये पूरी काउंटिन्यूस नहीं है भैया, ये देखो कटी हुई है। तो ये क्या है, एक तो थिक है एंड डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए मैं यहाँ पर, ये है मेरे पास स्पाइनस आउटग्रोथ हेल्प इन फॉसिलाइजेशन। तो इसकी अगर बात करता हूँ इंटाइन की, तो यहाँ पर कोई भी स्पाइनस आउटग्रोथ नहीं है। ये देखिए अंदर चिकनिंग है। बाहर वाली पे क्या थी, बाहर वाली की अगर मैं कंडीशंस को देखता हूँ तो बाहर वाली कंडीशन को देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल रही है एक स्पाइनस आउटग्रोथ और यहाँ पर क्या है, नो स्पाइनस आउटग्रोथ, चिकनी है। दूसरी बात, ये कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन से मिलेगी है, जब उसकी बात करते हैं वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो मेरे पास जो है ये इंटाइन, इंटाइन बनी है किसकी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की, जबकि ये बनी है किसकी, स्पोरोपोलिन की, जबकि ये बनी है स्पोरोपोलिन की। तो ये मेरे पास बनी है स्पोरोपोलिन की और वो बनी है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। अब ये थिक एंड डिसकंटिन्यूस लेयर है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, ये मोटी थी मेरे पास, ये है मेरे पास क्या, मोटी। तो ये है क्या, मोटी। थिक एंड डिसकंटिन्यूस पूरी नहीं है। ये क्या है, थिन पतली होती है एंड कंटिन्यूस लेयर, और क्या है, पूरी कहीं तो टूटी फूटी नहीं है, कंटिन्यूस है। तो ये है डिसकंटिन्यूस, ये है कंटिन्यूस। हैविंग नो जर्म पेर, इस पर कोई जर्म पोर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पोर्स नहीं है। तो ये कंटिन्यूस है और वो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, एक जर्म पोर प्रेजेंट है। लेकिन जहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, जहाँ पर जर्म पोर है प्यारे बच्चों
तो वहाँ पर स्पोरोपोलिन है नहीं, क्योंकि स्पोरोपोलिन से पूरी एक्जाइन बनी है मेरी। तो स्पोरोपोलिन से मेरी क्या बनी है? पूरी एक्जाइन। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक्जाइन। ये एक्जाइन देखिए यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ तक, ये है बीच में यहाँ पर पोर। तो देखिए ये एक्जाइन जितनी बनी हुई है, इस पूरी एक्जाइन में आपको क्या मिलेगा? स्पोरोपोलेनिन। तो मुझे यहाँ स्पोरोपोलेनिन पूरी मिली है, लेकिन इसके बीच में पोर, तो यहाँ पर क्या है? नो स्पोरोपोलेनिन। तो यहाँ पर क्या है? नो स्पोरोपोलेनिन। तो यहाँ पर मुझे स्पोरोपोलेनिन मिला है, क्योंकि वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर एक्जाइन है नहीं। अगर वहाँ पर एक्जाइन होती, एक्जाइन वहाँ पर होती, स्पोरोपोलिन होता। तो ये लेयर ऐसी है कि मैं इस लेयर को अगर देखता हूँ तो ये वाली लेयर क्या है? आपको डिसकंटिन्यूस मिल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस नहीं है। तो ये क्या है आपकी? डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस लेयर। तो ये क्या है आपकी? डिसकंटिन्यूस। अब मैं इसकी देखता हूँ इंटाइन की, तो इंटाइन की क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी चलिए, कहीं टूटी फूटी नहीं, तो वो कंटिन्यूस लेयर है। तो इसी बात को तो हम बता रहे हैं कि एक मेरे पास कंटिन्यूस लेयर है और दूसरे पास मेरे पास क्या है? डिसकंटिन्यूस लेयर। तो अगर डिसकंटिन्यूस लेयर कौन सी है? मेरे पास एक्जाइन। तो जहाँ पर स्पोरोलिन नहीं है, तो आप जहाँ पर जर्मपोर है वहाँ पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अगर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है स्पोरोलिन, हर चीज़ को झेल जाती है, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं मिलता है, नहीं टेम्परेचर का, नहीं किसी एंजाइम्स का, और नहीं आपको वहाँ पर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, उस पर कोई नहीं है। तो वो ये मान लीजिए कि वो आपके पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन दे रही है। हमें अगर हमारे ऊपर एक ऐसा कवच चढ़ा दिया जाए जिससे हमें न तो ठंड का, टेम्परेचर का, किसी प्रकार का नहीं, तो वो क्या होता है? चढ़ा हुआ वो प्रोटेक्शन देता है। तो ये इससे प्रोटेक्शन देती है, इसे प्रोटेक्शन देती है, काफ़ी दिनों तक रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इसे प्रोटेक्शन देती है। जबकि ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। अगर इंटाइन बढ़ेगी टू फॉर्म पोलन ट्यूब, जैसे जैसे मेरी इंटाइन बढ़ती जाएगी तैसे क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो अगर एक्सटेंशन हो रहा है इंटाइन का, तो इंटाइन का एक्सटेंशन क्या है? एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे मेरी बढ़ेगी तैसे तैसे क्या होगा? कि पोलन ट्यूब होगा एक्सटेंशन। अब मैं देखता हूँ थोड़ी पोलन ग्रेन्स के बारे में देखता हूँ। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन्स के बारे में देखते तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं एक लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम इसे कर सकते हैं स्टोर -196 डिग्री सेल्सियस पर भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं इतने डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हार्ड पार्टिकल है, हार्ड चीज़ है, तो वो उस पर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं, उसे आराम से कर सकते हैं हम। पोलन ग्रेन्स कॉज, अगर हम पोलन ग्रेन्स की देखते हैं तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्या है? ये कॉज करते हैं एलर्जी को। तो अब अगर यहाँ पर ब्रोंकियल इंफेक्शन है, इसका मतलब क्या है? लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, धीमे धीमे क्या हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? हमें अस्थमा हो जाएगा एंड ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर धीमे धीमे पोलन ग्रेन्स, अगर हमें पोलन ग्रेन्स से एलर्जी हो रही है तो पोलन ग्रेन्स ये बात है कॉज करते हैं एलर्जी। तो कॉज करेंगे एलर्जी, जिससे क्या है? हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी होगी और हमें अस्थमा होगा और हमें ब्रोंकाइटिस की बहुत सारी डिसीजेज देखने के लिए। इस प्रकार के हमें क्या है? हमें आगे जा कर के ये सारी चीज़ के सिम्टम्स हमें मिलेंगे देखने के लिए। तो इस प्रकार के सिम्टम कैंसिन, तो ये सब क्या है? पोलन ग्रेन्स क्या है? एक एलर्जी। तो मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में ये पोलन ग्रेन्स की एलर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक कैरेट ग्रास थी, कैरेट ग्रास जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम। तो कैरेट ग्रास की जो बीड थी, उस बीड में उसकी जो बीड थी, वो बीड कैसी थी? एक कंटामिनेटेड थी, पहले से ही इससे इन्फेक्टेड थी। और वो बीड कैसे ही
वो हमें कैसे आई, जैसे ही हमने किसी विदेशों से क्या व्हीट वगैरह को इंपोर्ट किया, हमने व्हीट वगैरह क्या इंपोर्ट किया, या हम कोई व्हीट वगैरह लेके आए, तो उसके साथ में वो कंटामिनेटेड जो व्हीट थी वो व्हीट चली गई अलॉन्ग विद इम्पोर्टेड। जैसे ही हमने किसी चीज़ को हमने व्हीट के सीड लिए या हम और भी सीड्स ले गए, तो कुछ सीड्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़े। उन इंपोर्ट सीड्स के साथ ही जो हम बाहर से लेके आए सीड्स, उस सीड्स के साथ ही वो कैरेट जो थी, उस कैरेट की जो ग्रास थी, जो कंटामिनेटेड ग्रास थी, वो आ गई। और जैसे वो आ गई, जैसे धीमे धीमे क्या उसका विस्तार हुआ, एक्सपांसन होगा। जब एक्सपांसन होने क्या, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये इधर उधर पहुंच गए, जिसकी वजह से क्या ये एलर्जी को कॉज करने लगे। फिर ये क्या करने लगे, एलर्जी। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ विदेश को हम खरीद के लाए, इंपोर्ट करके लाए, तो उसके साथ में वो कंटामिनेटेड व्हीट आ रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। तो ये क्या मतलब है कि अगर हम इस पार्थिनियम की बात करें, तो पार्थिनियम का वेल नॉन पॉन, इस सबसे ज़्यादा ये एलर्जी को क्या करेगा, जाने वाला जो सबसे ज़्यादा एलर्जी को कॉज करता है, सबसे ज़्यादा एलर्जी को कॉज करता है इसे पार्थिनियम सबसे। अगर हमें इसकी, अगर किसी प्रकार से हमें पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो गई है, तो देखिए पोलन ग्रेन्स की एलर्जी के लिए हम पोलन टैबलेट ले सकते हैं, हम इसके सिरप भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये चीज़ अपटेक कर सकते हैं, पोलन टैबलेट, जैसे पोलन नाम की एक टैबलेट आती है, उस टैबलेट को ले सकते हैं। उस टैबलेट खा सकते तो एलर्जी हमारी कहीं तक बच जाएगी। उसके अलावा उससे ले लेते हैं, वो सिरप आते हैं, तो हम सिरप भी ले सकते हैं। तो इससे क्या है, हमें एलर्जी में क्या हो रहा है, हमें एलर्जी में क्या मिल रहा है, हमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। अगर मैं बात करूं पोलन ग्रेन के न्यूट्रिशंस की, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा, पोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इतने अधिक मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसे यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। अरे भाई जब इसमें न्यूट्रिएंट अधिक है तो फूड सप्लीमेंट के रूप में इसे यूज करो, फूड सप्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। अर्थात इट इज सेड दैट पोलन कंजप्शन, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जब इसमें न्यूट्रिएंट की भरमार है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे कंजप्शन कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कंजप्शन, द परफॉर्मेंस एनहांस। तो हम इसे जब कंजप्शन करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वैसे भी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि हमें इतनी न्यूट्रिएंट वाली चीज़ जो मिल रही है, इतनी न्यूट्रिएंट वाली चीज़ जब लेंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, आप एथलेट्स भी कर सकते हैं, और रेस हॉर्सेज होते हैं, जो दौड़ाने वाले घोड़े होते हैं, आप उन्हें खिलाएंगे तो परफॉर्मेंस उनकी एनहांस होती जाएगी। अब हम देखते हैं बायोबिलिटी। पोलन ग्रेन्स की बायोबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग टू अबाउट बायोबिलिटी। तो व्हाट इज द बायोबिलिटी? बायोबिलिटी का मतलब होता है एक तरह की उसकी वैलिडिटी, उसकी लाइफ पीरियड, यानी कोई चीज़ है मेरे पास, उस कोई चीज़ की कितने दिनों तक की जीवन अवधि है, वो कितने दिनों तक रह सकता है, कितने दिनों तक उसका लाइफ टाइम है। तो बायोबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने दिनों तक, यही तो लिख रहा है, इट इज टाइम पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का क्या है, ये एक समय अवधि है। तो बायोबिलिटी कहते हैं पोलन ग्रेन्स जो है हमारा, उस पोलन ग्रेन्स को देखें वो कितने दिनों तक रह सकता है, उस समय पे जब तक वो रह सकता है तो इसका मतलब क्या, वो पोलिनेट कर सकता है। तो पोलन ग्रेन्स की हम अवधि देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेशन। तो वो अपनी एबिलिटी को बनाए रखते हैं, वो अपने गुण को विद्यमान रखते हैं। कितने दिनों तक वो अपने गुण को विद्यमान रखें, वो कितने दिनों तक आपकी गुण की एबिलिटी को बनाए रखेंगे जर्मिनेशन के लिए। तो बायोबिलिटी का मतलब होता है उनकी जीवन अवधि, कितने दिनों तक उनका गुण विद्यमान रहता है, उसके बाद भी वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं बायोबिलिटी में, अब हम देखते हैं बायोबिलिटी में, अगर पोलन ग्रेन्स शुड बी बायोबल, तो पोलन ग्रेन्स भी क्या बायोबल होते हैं व्हेन दे फॉल ऑन स्टिग्मा, जब यह किसी स्टिग्मा ऊपर गिरते हैं, सो दैट ताकि मे कैरी फर्टिलाइजेशन। जब भी कभी यह किसी फर्टिलाइज स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, उसकी लैंडिंग फ्लूइड फॉर्म पर गिरेंगे, तो क्या होगा, दे मे कैरी फर्टिलाइजेशन, और आगे जाकर के वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हमारा हो जाएगा। तो
तो डिपेंड अपॉन एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, उसके लिए भी अगर हम बात करते हैं तो सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में देखते हैं जैसे कि हमारा राइस हो गया या व्हीट हो गया, तो राइस और व्हीट यानी कि चावल की बात करें, चावल और जो गेहूं के होते हैं, तो इनकी अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो हैव लॉस देयर वैलिडिटी, तो इनकी वैलिडिटी को हम देखते हैं तो इनकी वैलिडिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम, बहुत ही वे अपनी वायबिलिटी खो देते हैं, उनके पास वायबिलिटी न के बराबर जिसमें है ही नहीं। बट इन केस ऑफ फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, अगर मैं 3 फैमिली की बात करूं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, तो यहाँ पर मैं वायबिलिटी देखता हूँ पॉलीग्रेन्स की, इनकी वायबिलिटी मुझे कुछ महीनों तक मिलती है, लेकिन यहाँ पर राइस और व्हीट की देखता हूँ तो ये बहुत जल्दी खो देते हैं। तो इनकी वायबिलिटी अगर देखी जाए तो इनकी वायबिलिटी हो सकता है कि 30 मिनट हो सकता है 20 मिनट हो, लेकिन अगर मैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ महीने मिल जाते हैं, सेवरल मंथ, कुछ महीने हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से, तो कुछ महीने तक इनकी वायबिलिटी मिल जाती है। यानी कि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें कुछ महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और फिर भी उसकी वायबिलिटी बनी रहती है, और वो आगे जाकर के क्या कर सकते हैं, मे कैरी फर्टिलाइजेशन, उस वायबिलिटी में मे कैरी फर्टिलाइजेशन, अपना फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड इन प्लांट्स ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, तो पॉलन ग्रेन्स को भी क्या हम प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। जब हम इसे प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या है कि हमारे पास कोई पॉलन ग्रेन्स है और पॉलन ग्रेन्स को काफ़ी दिनों तो उसकी वायबिलिटी बनी उसे रखे हुए, तो हम उसे प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर लो, किसी और का प्लांट ले लो और उसकी किसी और के प्लांट के साथ में इस वाले पॉलन ग्रेन्स को लेकर के उसके स्टिग्मा पर आप लैंडिंग करा देंगे, तो क्या है, मेरी वहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग देखने के लिए मिलेगी, तो मुझे वहाँ से क्या मिलेगी, नई प्लांट की ब्रीड मिल जाएगी, तो नई प्लांट की ब्रीड मिल जाएगी, तो ये सब क्या है, तो इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड इन प्लांट्स, तो पॉलन ग्रेन्स को हम यूज कर सकते हैं इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग। तो जब हम उसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं तब वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो फिर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हमें यहाँ पर देखिए ये चीज़ समझनी है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है उस पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या है, तो वायबिलिटी क्या है, वो पॉलन ग्रेन्स की एक समय अवधि होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी लाइफ पीरियड होती है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है, अब किसी प्लांट्स का पॉलन ग्रेन्स की वैलिडिटी बहुत कम होती है, वो कुछ मिनटों तक ही रह सकते हैं, 10 मिनट और 15 मिनट, कुछ महीनों तक रह सकते हैं, कुछ सालों तक रहते हैं, कुछ बहुत दिनों तक रहे। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि वायबिलिटी में हम देखते हैं कि वायबिलिटी में वह अवधि होती है, वायबिलिटी हुआ है जिससे वो अपनी रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेशन, वो जर्मिनेशन के लिए उनकी एबिलिटी विद्यमान बनी रहती है। यानी कि उनका जो गुण है पॉलन ग्रेन्स का, जो पहले वो गुण था, वह गुण इतने समय के बाद भी उनके पास वो गुण, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी बनी हुई है टू जर्मिनेशन करने के लिए। तो वो इतने समय के बाद भी क्या आराम से जर्मिनेशन कर सकते हैं। जब इतने साल के बाद जर्मिनेशन कर सकते हैं तो हम उसे प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में तो उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। तो हमारा थोड़ा समय हो चुका है हमारे इस लेक्चर का, तो आज के लिए हम यहीं पर अपना विराम देते हैं। बाकी अगले लेक्चर को हम फिर देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।